नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार केजरीवाल की हार के बाद क्या बिहार में लालू और तेजस्वी डिफेंसिव होंगे। सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि कांग्रेस भले ही दिल्ली में एक सीट नहीं पाई हो, लेकिन केजरीवाल की हार के पीछे कांग्रेस बड़ी वजह बताई जा रही है। और आप वोट परसेंटेज भी देख लें तो दोनों अगर साथ लड़े होते तो अरविंद केजरीवाल की हालत ऐसी नहीं होती, बल्कि अरविंद केजरीवाल सरकार बना रहे होते। कांग्रेस ने गठबंधन का प्रयास किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन कर लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक्नॉलेज करने से इनकार कर दिया। कई कांग्रेसी खुलकर या दबी जुबान में कह रहे हैं कि ये केजरीवाल के अहंकार की हार है। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि हरियाणा, गुजरात, गोवा, इन सब जगहों की हार का बदला कांग्रेस ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराकर ले लिया। सवाल यह है कि इस हार के बाद क्या आरजेडी बिहार में सबक सीखेगी। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी 2 बार बिहार जा चुके हैं और बार बार यह सवाल उठ रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को कितने टिकट देगी। जहां तक आरजेडी के सूत्रों का सवाल है तो वो कहती है कि 40 से ज्यादा नहीं, लेकिन आज कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत शर्मा कह गए कि 70 सीटें से कम कांग्रेस नहीं लेगी और इससे कम दिया गया तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। मतलब बहुत साफ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मैसेज देने के बाद कांग्रेस अब इतनी आक्रामक हो गई है कि वो सीधा सीधा मैसेज आरजेडी को देने लगी है। गंभीर सवाल यह है कि क्या आरजेडी घुटनों पर आएगी, क्या आरजेडी कांग्रेस की बात मानने के लिए तैयार होगी, और तैयार नहीं भी होगी तो क्या उसे मजबूरन तैयार होना पड़ेगा और कांग्रेस 70 सीटें लेकर के ही मानेगी। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, किस तरीके से कांग्रेस आक्रामक होती दिख रही है। हार भले ही हो, लेकिन कांग्रेस अपने खोए जनाधार को पाने के लिए अब क्षेत्रीय दलों को टारगेट करना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में क्या होने वाला है आने वाली राजनीति में, हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि इस मसले पर बिहार के नेता क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, बिहार तो साफ है, स्पष्ट है कि यहाँ एनडीए की सरकार ही बनेगी और बहुत ढंग से सरकार बनेगी। इसमें कहाँ कोई इफवट है, बिहार में तो यही होना है। विपक्ष के लोग कह रहे थे कुछ भी कह लीजिए, पर बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में चाहे जो भी हो, ख्याली पुलाव पका रहे हैं और दिन में स्वप्न देख रहे हैं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दिल्ली का चुनाव तो पॉजिटिव चुनाव है एनडीए के लिए, वहाँ निगेटिव भी होता तो भी बिहार में तो 100% से ज्यादा गारंटी पहले ही से है कि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी जी जो यहाँ आ रहे हैं वो अस्तित्व उनका खत्म हो गया। अब उनका एलाइव पार्टनर जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसके वोट बैंक पर नजर है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। वो कहते हैं कि हम बैसाखी पर नहीं रहेंगे। उनका वोट बैंक सब भाग गया, कोई ले लिया। इसलिए अपने वोट बैंक को पुनर्जीवित करने के लिए, अपने साथी को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को, ताकि बार्गेन कर सकें। अब तो राष्ट्रीय जनता दल इनको भाव नहीं दे रही है। ये कह रहे हम 70 सीट लेंगे, 90 सीट लेंगे। तो इसलिए अपनी उपस्थिति करके कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा जो वोट बैंक है वो मेरे पास है, ये दिखाने के लिए ही ये सब राहुल गांधी जी का बार बार दौरा हो रहा है। और बिहार प्रेम दिख रहा है चुनाव के समय में। चुनाव आ गया ना, अब तरह तरह से आप देखिएगा, तरह तरह से जो चेहरा बदल के, रंग पेंट पचारा करके लोग आते रहेंगे, डिफरेंट लोग आएंगे। मगर बिहार की जनता पहले से मन बना के बैठी है। ये महागठबंधन के लोगों को अब कहीं कोई मौका नहीं मिलने वाला है। न राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा, न कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, न इनके चट्टे बट्टे को मिलेगा। सब लोगों ने तय किया है, मोदी जी और नीतीश जी का जो संयुक्त रूप से अभियान चला है बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, उसमें ताकत इजाफा देने का काम करेगा, ताकत को मजबूत करने का काम करेगा।
चलिए, तो आप सुन रहे थे बिहार के दो नेता क्या कह रहे थे। रामकृपाल यादव जो कि लालू प्रसाद के बहुत करीब रहे हैं, लालू प्रसाद की रणनीति को समझते हैं और आरजेडी के वोट बैंक को बखूबी समझते हैं। हालांकि इस बार मीसा भारती से चुनाव हार गए, लेकिन रामकृपाल यादव आरजेडी को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और आरजेडी और कांग्रेस के बीच के रिश्ते को भी समझते हैं। ऐसे में रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं, मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है बिहार में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और श्याम किशोर चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे जी, दिल्ली में हार हुई अरविंद केजरीवाल की, इंडिया गठबंधन की बुरी हार हुई और उसके बीच से ही आवाज़ आने लगी और लड़ो आपस में, तब देखो क्या होगा। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने इस तरह की बात कही, अखिलेश यादव की पार्टी से ऐसा कहा गया। तो क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों को टारगेट करने लगी है, उसको लगने लगा है कि ये क्षेत्रीय दल ही हमारे वोट पर बैठे हैं और हमें ही धमकाते हैं, तो कांग्रेस अब बिहार में भी आक्रामक होगी और इससे सबक लालू प्रसाद को भी लेना पड़ेगा। कांग्रेस को रेस्पेक्टेबल सीट एलोकेट करना पड़ेगा, जो कांग्रेस बार बार 70 सीटों की मांग कर रही है। देखिए, भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, केवल बिहार या दिल्ली या जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस के विरोध में ही खड़े हुए। उनका जन्म कांग्रेस के विरोध से ही हुआ। जनसंघ था तो जनसंघ, भाजपा है तो भाजपा। बाद में परिस्थितियां बदली और परिस्थितियां बदली तो 2014 में भाजपा एक उफान के साथ आई तो उसके साथ भी कई दल हैं। ऐसा नहीं है कि जब 2019 में भाजपा को 303 सीटें मिली थी संसद में, तब वो अकेले रही। उस समय भी इसके पास 34, 35, 36 एलाइज थे। कांग्रेस, जाहिर बात है, भाजपा आगे बढ़ी तो कांग्रेस नीचे गई तो इसके एक दो नहीं कई कारण है। राजनीति में कई कारण होते हैं, किसी एक कारण से तो किसी का डाउनफॉल होता नहीं है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन था नहीं, और जैसा कि आपको याद होगा कि जब इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था तो वो लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ था, राज्यों के विषय में उसमें कोई बात नहीं थी। उस समय यही बात आई थी कि राज्यों में लोग अपने अपने ढंग से करेंगे जहां संभव होगा। तो आप जब बिहार की बात, आप और टीएमसी, दो, ममता बनर्जी की टीएमसी और अरविंद केजरीवाल का आप, ये दोनों दल इस इंडिया एलाइज में कभी रहे भी नहीं भी रहे भी तो ढंग से रहे नहीं। मतलब ये अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहते रहे हैं। और मेरी समझ से आपकी जो दिल्ली में हार हुई है, ये एक बड़ा कारण है, सब पूरा नहीं लेकिन एक कारण है। अगर वो इंडिया ब्लॉक के साथ यानी केवल कांग्रेस ही था वहां, तो और तो कोई था नहीं, उसके साथ लड़ते तो शायद स्थिति बेहतर होती। जैसे 10-15 सीटों पे कांग्रेस को जो वोट आए हैं, वो वोट अगर आपको मिलते या आपके वोट उनको मिलते तो ये थोड़ा बेहतर कर सकते थे, संभव है। रही बात बिहार की, तो पहले जो जनता दल था, बाद में राजद बना, तो ये कांग्रेस के विरोध में ही बने। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि जैसे जदयू और बिहार का जदयू और भाजपा को नेचुरल एलाई माना जाता है, वैसे ही राजद और कांग्रेस का रिश्ता है। रही बात सीटों की अगले चुनाव के लिए, तो सभी लोग दावे करते हैं, जो भी दल है वो चाहता है कि मैक्सिमम सीटें उसको मिले, उसके कार्यकर्ताओं को जगह मिले, और जितनी ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे उसमें से कुछ तो मिलेगा, जितना मिल सकता है। तो मुझको वो नहीं लगता कि
राजद और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, अभी की चलिए। परिस्थितियों में नहीं लगता। इसका एक कारण ये भी है कि बिहार के बगल में झारखंड है, और झारखंड में देखिए दोनों मिलके जब भी लड़े हैं, झामुमो और कांग्रेस और आरजेडी, तो ये सत्ता में आ गए हैं और ठीक बढ़िया है, बढ़िया ठीक सीटें आई है, हैं। सत्ता में आ गए हैं, लेकिन सवाल यह है डॉक्टर संजय कि 70 सीटें मांग भी रहे हैं ना। आज अजीत शर्मा ने कह दिया 70 सीट दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले भी लड़ सकते हैं। साफ साफ मैसेज दे दिया है। वैसे आपको बता दें कि जो पार्टी के सह प्रभारी हैं उन्होंने भी इस तरह की बात कही कि तेजस्वी हमारे सीएम होंगे, लेकिन एक सोच जो आरजेडी में चल रही है कि पिछली बार सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट बढ़िया था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब था, इसलिए कांग्रेस को 70 सीटें दे करके हम लोगों ने गलती कर दी और इसीलिए महागठबंधन 10 सीटों से सरकार बनाने से वंचित रह गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस बार अगर कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलेगी जितनी कांग्रेस मांग रही है, तो क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस देख लीजिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ी तो आम आदमी पार्टी को बता दी कि तुमने हमें वैल्यू नहीं दिया तो हमने तुम्हें सत्ता से हटा दिया। हमने पहले तुमको साथ दिया था 2013 में, पहली बार सत्ता में हमारी वजह से आए, लोकसभा चुनाव में तुमने हमारे साथ गठबंधन किया और उसके बाद विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने को तैयार नहीं हो, तो चलो कोई बात नहीं, अलग अलग लड़ते हैं, हम भले ही 0 पे आउट हो जाएं पर तुम्हें सत्ता से वंचित कर देंगे। क्या आपको लगता है बिहार में भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है और आरजेडी अब प्रेशर में होगी? निश्चित रूप से बन सकती है, क्योंकि विधानसभा के ही स्ट्राइक रेट की बात क्यों होगी, लोकसभा के स्ट्राइक रेट की भी तो बात होगी। 24 सीटों पर आरजेडी लड़ती है बिहार में चुनाव, 4 जीतते हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी और 3 सीट पर कांग्रेस जीत जाती है, तो लोकसभा का स्ट्राइक रेट भी तो आप देखिएगा। रह गई दिल्ली की बात, तो 2% का अंतर है, सीटों का अंतर 40 का है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो 2% का अंतर है आपका और बीजेपी का। और अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो 43,23,000 वोट मिले हैं बीजेपी को और 41,33,000 वोट मिले हैं आपको और 6 लाख वोट मिले हैं कांग्रेस को। अगर 6 लाख वोट को 41,000 33,000 वोट में जोड़ देते हैं तो 47,33,000 वोट हो जाते हैं। बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से 6.2% वोट ले आती है कांग्रेस। तो भाई बिहार में कांग्रेस को किनारे कीजिएगा, दिल्ली की जीत से जितना बीजेपी खुश नहीं है उससे ज्यादा खुश कहीं ना कहीं से हमको कांग्रेस दिख रही है। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि 28 सीटें ही तो आई थी 13 में, बाकी तो कांग्रेस के ही समर्थन से आपकी सरकार बने थी, फिर बाद में भले केजरीवाल ने अपने को किनारे कर लिया। तो मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस को अगर सम्मानजनक सीट नहीं देंगे, ठीक है 70 का कोई गणित मैं नहीं मानता हूं कि 70 ही होगा, ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन 35-40 पर निपटाने लगेंगे कांग्रेस को तो क्या बुरा है। 243 सीट पर बिहार में कांग्रेस लड़ जाएगी, जमीन तो उसकी उर्वर हो जाएगी, अपनी ताकत तो दिख जाएगी। और बेस वोट में छीजन है, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनका ओरिएंटेशन कांग्रेस की तरफ हुआ है। किशनगंज और कटिहार के लोकसभा की सीट जीतते हैं, उसमें माइनॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान है। सीमांचल मिथिलांचल में कांग्रेस का अभी भी प्रभाव है। तो अगर कांग्रेस अकेले ही दम पर लड़ जाएगी और वो गणित को अगर बिगाड़ देती है तो आरजेडी के हिस्से में क्या आएगी। इसलिए अगर अजीत शर्मा कह रहे हैं अभी तो पोस्चरिंग होगा कि जरा दिल्ली का परिणाम देख लीजिए, हरियाणा और दिल्ली दोनों को मैं कोरिलेट करता हूं। हरियाणा में अगर कांग्रेस 8-10 सीटें दे दी थी होती आप पार्टी को, जो सीमावर्ती सीटें थी पंजाब और दिल्ली का, तो शायद हुड्डा आज मुख्यमंत्री होते। और दिल्ली में आप कांग्रेस के हिस्से में कुछ सीटें दे देती, अरविंद केजरीवाल कितने से हारे और संदीप दीक्षित को कितना वोट आया। तो कांग्रेस की जमीन तो है, वो जमीन में अगर मुस्लिम दलित का एक समीकरण बना करके कुछ अगड़ा कुछ पिछड़ा करके अगर वो वोट ले आती है कांग्रेस, तो खेल तो बिगाड़ ही देगी इनका ना। खेल बिगाड़ देगी, खेल बिगाड़ देगी आप ये कह रहे हैं। तो क्या माना जाए कि अब एग्रेसिव रहेगी कांग्रेस बिहार में? रामबंधु वत्स जी,
क्या आपको दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं, अब बिहार में कुछ और खेल नजर आएगा? कांग्रेस अब पिछलग्गू नहीं रहेगी, जैसे सीपीआई-एमएल का वोट बैंक है, उसी तरीके से कांग्रेस भी कहेगी कि हमें परजीवी मत समझो, हमें सहजीवी समझो। हम परजीवी नहीं है, हमें सहजीवी समझोगे तो तुम्हारी जीत का कारक हम बनेंगे, और अगर हमें परजीवी समझोगे तो ठीक है, हमें इज्जत से अलग से लड़ने दो, भले ही हम शून्य से शुरू करें, लेकिन तुम्हारे हाथ भी सत्ता नहीं आ पाएगी, सत्ता तुमसे कोसों दूर चली जाएगी, और तब आरजेडी झुकने को मजबूर होगी। ऐसा दिख रहा है आपको? जी, केवल कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन के भीतर जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब आरजेडी के खिलाफ। आप देखिएगा, आप दीपांकर भट्टाचार्य के बयान को देख लीजिए, वो भी तो बोले कि सोच समझ कर सीटों का बंटवारा करना चाहिए, छोटी पार्टी को साथ लेके चलना चाहिए। तो जो महागठबंधन में सीटों को लेकर के जो रार है, उसको दिल्ली चुनाव परिणाम से एक हवा मिल गई है। जब दीपांकर, आप देखिए कि आप बीपीएससी के मुद्दों से देख लीजिए, आरजेडी अकेले है और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां एक साथ प्रदर्शन कर रही है। तो सीटों की खींचतान तो बहुत पहले से है, और इस परिणाम के बाद तो और भी उसको हवा मिल गई है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सोच समझकर आप सीटों का बंटवारा करना चाहिए, सभी पार्टियों को ले जाना चाहिए, और कांग्रेस भी तो बोली है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपनी सीमा भूल गए हैं। तो इस तरह के जो बयान है, उस बयान से यही स्पष्ट है कि दिल्ली चुनाव का सबसे अगर बुरा प्रभाव कहीं पड़ने वाला है या कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है तो महागठबंधन में भी है। और एक और बिहार की मीडिया में एक और खबर दौड़ रही है कि बिहार में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव अब जल्दी होगा, और कोई दलित चेहरा, खासकर अगर कोई रविदास समाज का चेहरा हो तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी कि वो अपने जो एक दलित नेता को कांग्रेस प्रमोट भी करेगी, और जो एक बी टीम के रूप में, आरजेडी के बी टीम के रूप में जो उसकी एक छवि बन गई थी काम करने की, उससे वो उभर करके और काम करेगी। और मुझे तो लगता है कि बात केवल सीटों के बंटवारे तक नहीं होगी, वो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के एंट्री तक जाएगी। यानी अब वो बिल्कुल लालू यादव या आरजेडी के दबाव में रह के कांग्रेस सारी नीतियां लेते रहे। पहले तो सीटें भी मिलती थी, और सीटों का बंटवारा, कांग्रेस के सीटों का बंटवारा भी उसमें काफी हद तक लालू यादव की उसमें चलती थी। जैसे कि आप विक्रम विधानसभा को देख लीजिए, वो कांग्रेस में था, लेकिन उनके जो सिद्धार्थ आते हैं वो आरजेडी के समर्थक माने जाते हैं। तो सीटों की संख्या और बाद में सीटों का बंटवारा सब में जो आरजेडी का चलता था, तो कांग्रेस के लिए अच्छा अवसर है, और कांग्रेस जिस ढंग में दिख रही है वो इन सबों से उबरना चाहती है, और इससे बेहतर उसको अवसर भी नहीं मिलेगा उभरने का, जो अभी दिल्ली चुनाव परिणाम नहीं उबरना चाहती है, वो बात बिल्कुल ठीक है। मैं उबरना चाहती है, वो बात बिल्कुल ठीक है, पर सवाल ये है कि कांग्रेस अब ये तय कर ली होगी दिमाग में कि भाई ये क्षेत्रीय दल हमारे वोट बैंक पे ही फल फूल रहे हैं, अब मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं, दलित में विश्वसनीयता बढ़ रही है, और ये सारे दल जो हैं ये हमें परजीवी समझने लगे। जब तक हम हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमारे साथ की जरूरत नहीं समझेंगे, तो हम परजीवी बन करके कब तक उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी ने किया, लोकसभा में अलायंस कर लिया, पंजाब में नहीं किया, विधानसभा में दिल्ली में अलायंस नहीं किया। अरविंद केजरीवाल बहुत कॉन्फिडेंट थे हर हाल में जीतेंगे। तो सवाल यह है कि क्या ये कॉन्फिडेंस लालू प्रसाद में भी है? क्योंकि कुछ दिन पहले ये बात आती थी, ज्यादा सीट ही देंगे तो सीपीआई-एमएल को क्यों नहीं देंगे, ज्यादा सीट ही देंगे तो लेफ्ट को क्यों नहीं देंगे, ज्यादा सीट ही देंगे तो मुकेश सहनी की पार्टी को क्यों नहीं देंगे, कांग्रेस का कौन सा वोट बैंक है, इस तरह की बात हो रही थी। तो श्याम किशोर चौबे जी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अब ये परसेप्शन में चेंज आएगा क्या? क्योंकि जितना बड़ा स्टेक आरजेडी का बिहार में है, उतना बड़ा स्टेक कांग्रेस का तो है नहीं। कांग्रेस तो सोच नहीं रही है कि हम सत्ता में आने जा रहे हैं। भाई लोकसभा में मेरे लिए, कांग्रेस के लिए ज्यादा जरूरी था, ज्यादा बड़ा स्टेक था। विधानसभा में तो आरजेडी का बड़ा स्टेक है ना, तो इसलिए आरजेडी सत्ता में आने के लिए तो कांग्रेस की बात मानने को बाध्य होगी। नहीं तो कांग्रेस क्या करेगी, कहेगी ठीक है मत करिए, हम कन्हैया को उतारते हैं, हम पप्पू यादव को फ्री हैंड देते हैं, और हम आपको सिर्फ हराएंगे ही नहीं,
आपके बेटे की राह में भी रोड़ा अटकाएंगे? क्या कहते हैं आप? नहीं, बात तो सही है। कांग्रेस को अगर आप ये कहिए कि एक नया आयाम पाना है राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा, या जो उसके एलाइज हैं उनके साथ उसको थोड़ा अपनी महत्ता बतानी होगी। और कांग्रेस के साथ स्थिति यह है कि केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की पहचान तो है। अभी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मिट गई है। और यहाँ पे बिहार में जहां तक बात है, तो आपने ठीक ही कहा, या संजय जी ने भी कहा, या सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव जिस ढंग से वहां पर अपना महत्व चाहते हैं और उनका वोट बैंक ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इस बार पप्पू यादव जैसा एक बड़ा हथियार मिल चुका है। पप्पू यादव वोटर्स में अपनी पैठ बना सकते हैं। दूसरी बात की फॉरवर्ड क्लास में, स्पेशली भूमिहार परिवारों में, और जिनकी तादाद वहां अच्छी है, उसमें कन्हैया कुमार भी अपनी पैठ बना साबित कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि जैसे बाकी स्टेट्स में जब चुनाव होते हैं तो उसके पहले राहुल गांधी अब तक कहीं जाते नहीं रहे हैं, लेकिन बिहार को वो महत्व दे रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। अभी हाल में झारखंड में चुनाव हुआ, कहाँ 5 साल में एक बार भी नहीं आए थे। चुनाव के टाइम ही 5-6 मीटिंग की उन्होंने, बाकी नहीं की। लेकिन बिहार अब उनको समझ में आ रहा है। हरियाणा हाथ से निकला तब, आपका दिल्ली में 0 पे आउट हो गए तब, इसके पहले महाराष्ट्र में भी उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। उसके भी पहले जाइएगा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मतलब सब जगह वो खत्म होते चले जा रहे हैं। तो एज ए पॉलिटिकल लीडर उनको ये तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ करना होगा। और अगर बिहार से ही शुरू करते हैं तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, उनको करना चाहिए। उनको करना चाहिए। डॉक्टर संजय, सहमत हैं आप? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के पास अब खोने के लिए क्या है? और कांग्रेस को अगर ये लग रहा है कि मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं, दलित में हमें पैठ बढ़ाना चाहिए। आपको ध्यान होगा पिछले दो मीटिंग में राहुल गांधी गए तो वो दलितों से ही जुड़ा हुआ था। एक बार वो संविधान बचाओ के कॉन्फ्रेंस में गए थे, चर्चा करने गए थे, और दूसरी बार एक किसी दलित नेता की पुण्यतिथि पर गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि दलित, मुसलमान, जातीय जनगणना, इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी के लिए क्या आपको लगता है कि अगर आरजेडी समुचित सीटें नहीं देती है, रिस्पेक्टेबल सीटें नहीं देती है, तो बेहतर होगा कि अकेले चुनाव लड़ें? और अगर अकेले चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो खोया हुआ जनाधार भी वापस पा सकती है, अपर कास्ट भी जुड़ सकता है, और साथ साथ जो मुसलमान, जो वोट बैंक माना जाता था आरजेडी का, एक बड़ा झटका भी लग सकता है आरजेडी को। और ऐसे में आरजेडी के लिए तो दुर्गति होगी ही बिहार में, पर कांग्रेस के रिवाइवल का चांस बढ़ जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि कांग्रेस के लिए खोने के लिए क्या है बिहार में। ये तो 2020 में भी जब इनको कहा जा रहा था कि 5 सीट देंगे, 2 सीट देंगे, 7 सीट देंगे लोकसभा में, उस समय भी ये आवाज उठी थी। और पप्पू यादव ने ही इस बार आवाज उठाई कि कांग्रेस को अकेले लड़ लेने में क्या दिक्कत है। ठीक है, पप्पू यादव को अभी अखिलेश सिंह फटकने नहीं दे रहे हैं कि राहुल गांधी की दोनों सभाओं से उनको दूर रखा गया, लेकिन जब कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो फिर तो सारे तर्कस से जो तीर हैं वो सब तीर निकाले जाएंगे, और तीर निकाले जाएंगे तो जमीन तो मजबूत होगी। और बिल्कुल आपने सही, अभी भी जो 19 एमएलए हैं इनके कांग्रेस के बिहार में, उसमें 4 दलित एमएलए हैं। प्रतिमा दास की बात चल रही है कि हो सकता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाए। बिल्कुल, सिविल सोसाइटी की जो ये था संविधान बचाओ का सेमिनार, उसमें अली अनवर ने जो आयोजित किया था, उसमें राहुल जी आए थे। और जगलाल चौधरी जो 1937 में श्री बाबू के मिनिस्ट्रियल में वो मंत्री थे, जिन्होंने एक बड़ा नैरेटिव तय किया था शराबबंदी को लेकर के और जाति व्यवस्था को लेकर के, जमीन के बंटवारे को लेकर के। और वहां आकर के तो जगलाल चौधरी, जगजीवन राम जैसे धरोहर रहे हैं। 4 एमएलए इनके हैं। और अगर वो दलितों में, फिर यही तो कॉम्बिनेशन था कांग्रेस का, दलित
मुस्लिम और अपर कास्ट, इसका कॉम्बिनेशन एक बना था। इनको ज्यादा पता होगा श्याम किशोर चौबे जी को कि त्रिवेणी संघ बना था उसी कांग्रेस के अगेंस्ट में, वो 67-68 जी जी। लेकिन लेकिन ये 3 कॉम्बिनेशन था, दलित का, अपर कास्ट का और ब्राह्मणों का, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके मुस्लिम का। तो कांग्रेस अगर रिवाइवल के लिए ही अकेले मैदान में उतरती है 243 सीटों पर, भाई सीपीआई-एमएल कितना 19 सीट आप उनको दिए थे, 12 वो जीते, यही ना आप कहना चाह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट टेस्ट है। कितने जिले में अभी भी सीपीआई-एमएल है? सीपीआई 1 सीट जीती, सीपीएम 1 सीट जीती। तो लेफ्ट पार्टियों में सीपीआई-एमएल के पास थोड़ी सीटें हैं, जो 10,000 5,000 वोट के कहते हैं कुछ जिलों में कि वहां हर विधानसभा में हमारी ताकत है। तो कांग्रेस अगर अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़ जाएगी तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे कि खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए तो है कि अपनी जमीन उर्वर कर लेंगे, अपनी ताकत को फिर से मजबूत कर लेंगे। और अपर कास्ट जो एक बीजेपी के तरफ शिफ्ट कर गया है, चूंकि उनके सामने लालू आ जाते हैं, आरजेडी आ जाती है सामने, तो इस वजह से वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। जब कांग्रेस अकेले लड़ने लगेगी तो फिर तो उनका झुकाव हो सकता है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब से कांग्रेस लालू प्रसाद जी के साथ गई, आप देखिए कांग्रेस जब से आपके साथ गई, मैंने कहा ना कि 28 सीटें ही आई थी और वही आपने दिल्ली में कांग्रेस को मिटाया। और जब से कांग्रेस ने लालू प्रसाद जी को संजीवनी दिया, इनको जिंदा किया समर्थन दे करके, अगर समर्थन नहीं दिए होते तो आज आरजेडी सत्ता में उस समय नहीं होती। तो कांग्रेस ने समर्थन दिया और कांग्रेस को सबसे पहले लालू जी ने समाप्त किया। तो कांग्रेस क्या हिम्मत जुटा पाएगी? अगर जुटा पाएगी तो एक बड़ी बात होगी। लेकिन संविधान बचाओ में आते हैं, भाषण तो देते हैं राहुल जी, लेकिन फिर चना चूड़ा खाने चले जाते हैं लालू प्रसाद जी के यहाँ, और वहां पर वो जो है से फिर वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे फेक है। लालू प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं ये तो सही है, हमारे ही दबाव में जातीय सर्वे हुआ बिहार में। तो क्या कांग्रेस हिम्मत जुटा पाएगी? जो अजीत शर्मा बोल रहे हैं, जो पप्पू यादव बोल रहे हैं, जो पहले शकील अहमद खान बोल चुके हैं कि हमको कोई कमतर करके ना आके, अगर हिम्मत जुटाती है तो निश्चित रूप से रिवाइवल की गुंजाइश बनेगी कांग्रेस की, इससे कौन इनकार कर सकता है। और अगर सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, जो लगता है लालू प्रसाद जी को कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का साथ जरूरी है और कांग्रेस का साथ मजबूरी भी है, तो उस जरूरी और मजबूरी में हर तरीके से लालू प्रसाद जी नहीं, ठीक है, कांग्रेस का साथ जरूरी भी है, मजबूरी भी है रामबंधु वत्स जी, पर सवाल यह है कि आरजेडी ऐसा सोचेगी तब ना। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं 70 से कम पे बात नहीं बनेगी, तो 70 से कम ऑफर और आरजेडी कहती है 40 से ज्यादा देंगे नहीं, अंदर खाने जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही, तो ये बात बनेगी कहाँ? और दूसरा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना लिया, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आरजेडी से लड़ जाती है जो सबसे पुरानी एलआई है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अलग थलग नहीं पड़ जाएगी क्या? पहले ही इंडिया गठबंधन में यह चर्चा हो रही है कि भाई आप राहुल गांधी को नेतृत्व से हटाइए, ममता बनर्जी को नेतृत्व दीजिए। अब आम आदमी पार्टी हार गई है तो उसका मनोबल डाउन होगा, लेकिन इससे पहले यह भी चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व देना चाहिए? ऐसे कई सवाल उठते रहे। तो क्या कांग्रेस बिहार में अपने रिवाइवल को प्रायोरिटी देगी या कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में अपने सबसे पुराने और ट्रस्टेड एलाई को प्रायोरिटी देगी? वो नहीं चाहेगी कि इंडिया ब्लॉक में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए। आप कैसे देखते हैं रामबंधु जी? देखिए, बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कांग्रेस अलग थलग नहीं है, उसके साथ तो वामपंथी पार्टियां साथ में हैं, तो वो अलग थलग नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ अगर महागठबंधन में कोई, अगर कांग्रेस महागठबंधन से बाहर निकलती है तो आरजेडी को अलग थलग होने का डर हो सकता है या मुकेश सहनी उनके साथ हो सकते हैं। लेकिन शुरू से ही बिहार में वामपंथी पार्टी तो कांग्रेस के साथ ही है। और आप ये देखिए कि लालू यादव कांग्रेस का किस तरीके से दोहन करते हैं, उनको सीटें भी कम देते हैं,
टिकट के बंटवारों में भी दखल अंदाजी करते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों में भी दखल अंदाजी होती है, और एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी वो करते हैं उनके इमेज को धूमिल करने के लिए। जो ममता बनर्जी वाली बात है, वो तो लालू यादव ने ही किया था। अगर तेजस्वी यादव ये बोलते हैं कि बिहार की विधानसभा के लिए इंडिया ब्लॉक नहीं बना था, चलिए वो सैद्धांतिक तौर पे बात भले ही सही है, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है कि राहुल गांधी को हटा के ममता बनर्जी को लाएं। तो वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी छवि कांग्रेस को बनाए कि आरजेडी ही कांग्रेस को चाहे जितनी भी सीटें दे, लेकिन सीटें देके कांग्रेस की परवरिश कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस को भी समझ में आती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी समझ में आती है, और ये उनके शेष अन्य जो घटक दल हैं, जिसमें ये बहुत समझने वाली बात है कि ये चलिए कांग्रेस की है, लेकिन वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के नजदीक क्यों हैं? दीपांकर भट्टाचार्य ने आरजेडी पे ही क्यों निशाना साधा, वो कांग्रेस पे निशाना क्यों नहीं साधे? तो ये समझते हैं कि बिहार में अगर आरजेडी महागठबंधन को लीड कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मनचाहा सीट हर पार्टियों को दे और वोट बैंक का पूरा इस्तेमाल करे। अगर क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, उनका जो सपना है या सत्ता में आने का सपना है, जो जो कांग्रेस के बिना संभव नहीं है या वामपंथी पार्टियों के बिना संभव नहीं है, यही तो उनकी अपनी एक कीमत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अलग थलग नहीं हो पाएगी, बल्कि बिहार के परिदृश्य में तो आरजेडी अलग थलग हो जाएगी। अभी देखिए, अभी दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री ने आरजेडी के लिए कहा कि आरजेडी के हिस्से का वोट कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। ये ठीक आप वैसे ही देखिए, जब जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए थे और अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि बीजेपी अगर इस बार भी सत्ता में आ जाएगी तो 2 से 3 महीने में योगी आदित्यनाथ को बाहर निकाल देगी। तो ये समझने वाली बात है कि कांग्रेस क्या कर रही है कि आरजेडी के हिस्से का वोट ले रही है। कांग्रेस तो यहाँ पे जो जातिगत जो आरक्षण है उसको चैलेंज कर रही है, यानी वो उनका अपना जो एक जातिगत कार्ड है ओबीसी का या दलित जातियों का, वो उसी के भूमिका में है, उसी को आगे बढ़ा रही है। तो ये कांग्रेस की ताकत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दूसरे पार्टी भी ये समझ रही है कि कांग्रेस अपना वोट बैंक का या अपनी जो चुनावी जमीन है उसका विस्तार कर रही है। यही विस्तार ही तो आरजेडी के वोट बैंक को खा रही है। तो नहीं, वो देखिए, वो खा रही है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कांग्रेस में भी दो धड़ा है ना। कांग्रेस में अगर बिहार की बात करें तो प्रेमचंद मिश्रा कुछ और कह रहे हैं और तारिक अनवर कुछ और कह रहे हैं। श्याम किशोर चौबे जी, तारिक अनवर कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति का खुलासा करना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस अकेले आगे बढ़ना चाहती है या कांग्रेस गठबंधन की राजनीति करना चाहती है। और मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि दरअसल कांग्रेस चाह क्या रही। अब देखिए, प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को इग्नोर करोगे तो यही हालत होगी, और तारिक अनवर अपना दर्द बयां करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। समझिए, इतने बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, इसीलिए आम आदमी पार्टी की हार हुई। तो क्या कांग्रेस अलग चुनाव नहीं लड़ती? बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हर तरीके का बलिदान कांग्रेस ही करेगी, आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। सवाल यह है। और अंदर खाने जब आप आम आदमी, माफ करिएगा, कांग्रेस से बात करिए तो ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी की जीत नहीं कांग्रेस की जीत हुई। ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस के रियल वर्कर को दिल्ली में लग रहा है कि अगली बार हमारे लिए एक रास्ता तैयार हुआ है, हमें यह पहले करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल हमारे लिए बीजेपी से बड़ा दुश्मन है, हमें किसी भी शर्त पर अपनी जमीन के कॉस्ट पर अरविंद केजरीवाल को बढ़ने नहीं देना चाहिए और तमाम उन राज्यों में फैसला करना चाहिए जहां हमारी जमीन पर और लोग मौज कर रहे हैं। मतलब बहुत साफ है कि हम केवल बीजेपी के हराने के नाम पर बैसाखियों के सहारे नहीं चल सकते, और वो भी ऐसी बैसाखी जो कभी भी हमें गुर्राने लगे, डराने लगे कि तुम मेरी मेहरबानी से मेरे साथ हो। इस तरह की बात कांग्रेस के अंदर से निकल रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है हम लाख हारे हैं, ऐसे भी तो हम हार ही रहे हैं, तो हमें अब अपनी जमीन खुद तैयार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। कांग्रेस को अपनी रणनीति, अभी चुनाव में थोड़ा टाइम है
और अपनी रणनीति स्पष्ट करेगी। लेकिन जो कि आप बोल रहे हैं, जैसा कि तारिक अनवर ने सोशल मीडिया में लिखा, तो कांग्रेस चूंकि अभी आरजेडी के साथ वो अलायंस में है, तो ऐसे में अचानक वो ये नहीं कह सकती है ना कि हम अलग हो जाएंगे। उनको मौका तो देगी, और राजनीति में दांव पेच हर दिन बदलते रहता है। और ये फैक्ट है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस फिर चीरों पे गई है, लेकिन अगर ये 2-4 सीटें पा ही जाती तो उससे क्या होना था, बनना बिगड़ना था। लेकिन बिहार एक बड़ा स्टेट है और पॉलिटिकली बड़ा साउंड स्टेट है, बड़ा संवेदनशील स्टेट। यहाँ पे अचानक गठबंधन तोड़ना आसान नहीं होगा और वाइजफुल स्टेप भी नहीं होगा। लेकिन ये खास करके कांग्रेस के लिए नहीं, इसलिए कि कांग्रेस का तो अगर यहाँ पे इंडिया अलायंस सरकार बना भी लेता है अगली बार, तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होएगा। चीफ मिनिस्टर तो होंगे तेजस्वी यादव ही। तो अगर तेजस्वी यादव को अपने सिर पे ताज रखना है तो उनको कांग्रेस के सामने थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, और नहीं झुकेंगे तो कांग्रेस के पास फिर खोने के लिए तो कुछ है नहीं, ऐसे भी नहीं है कुछ खास। तो मेरी समझ से कांग्रेस अपनी रणनीति स्पष्ट करेगी और जल्दी ही करेगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्द करेगी। और मेरी समझ से बिहार का अलायंस अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें बरकरार रहेगी। अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें बरकरार रहेगी, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य कई मायनों में बदलने जा रहा है। ये हम आपको डॉक्टर संजय बता दें, पंजाब से बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी प्लस सरकार बन सकती है, इस तरह की चर्चा चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक धड़ा टूट करके कांग्रेस में मिलने जा रहा है। और कल पर यह कहा जा रहा है, यह पावर कॉरिडोर में चर्चा का विषय है, औपचारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा इस तरीके से, लेकिन सुगबुगाहट बहुत तेज है। पर दूसरी तरफ यह भी बात सच है कि कल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के तमाम नेताओं को दिल्ली में बुला करके मीटिंग बुलाई है। तो यह बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल कुछ नया राजनीतिक रास्ते की तलाश करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ विचार करेंगे, कुछ मंत्रणा करेंगे। पर राजनीतिक परिदृश्य बड़ी तेजी से परिवर्तित होगा। कई सारे जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो कहते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के कभी भी भरोसा नहीं रहा कि वो हमारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे जेडीयू को लेकर के अक्सर होता रहा कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा कब तक है और कब तक नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर संजय, क्या कोई नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट आप देख रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस ने अपने को साबित किया है कि हम अकेले लड़ करके भी हम अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। आप कहती थी ना कि भाई हम दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए, अब तो हम राष्ट्रीय पार्टी हो गए, कांग्रेस क्या मुकाबला करेगी बीजेपी से, हम लड़ लेंगे। दिल्ली से होते हुए पंजाब पहुंच गए, बाकी राज्यों में लड़ गए। आज वो आप राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पार्टी बच गई, और क्षेत्रीय पार्टी में भी पंजाब इनका बचेगा कि नहीं बचेगा आप ही बता रहे हैं कि इस तरह से खबरें हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत मीटिंग बुलानी पड़ रही है वहां के नेताओं से, कि दो धड़े बट जाएंगे और फिर वहां का क्या हाल होगा। तो कांग्रेस के रिवाइवल की गुंजाइश मुझे दिखती है। और ये जो लालू प्रसाद कभी कहा करते थे कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आनी होगी, और वो लालू प्रसाद के बयान बदल गए थे। ममता अगर नेतृत्व करती है तो क्या बुरा है, कांग्रेस ऐतराज करेगी तो कांग्रेस के ऐतराज करने से क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस शायद इस बात को समझ रही है। 6 लाख वोट दिल्ली में ला करके कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को वापस की है। मैं तो इस रूप में देखता हूँ। शून्य अलग पार्ट है, लड़ तो रही है, लड़ना भी एक पार्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टियां केवल वो जीतने के लिए नहीं लड़ती है, अस्तित्व बचाने के लिए भी लड़ती है। तो बिहार में जो आप उनको अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं, अगर उनके हिस्से में सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भी वो उतारेंगे, वो हर एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी दलित चेहरे को अध्यक्ष भी बनाएंगे,
वो माइनॉरिटी को भी साधेंगे। जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 40 मुस्लिम लड़ाएंगे, कल कांग्रेस से 40 लड़ा देगी कि चलिए हर विधानसभा में एक मुस्लिम उम्मीदवार मेरा होगा। जो 40 लोकसभा है वो एक लोकसभा में एक मुस्लिम उम्मीदवार मेरा होगा। और कांग्रेस ऐसे करते रही है और मुस्लिम उम्मीद की नजर से इनकी तरफ देख रहे हैं। दूसरी बात, ओवैसी भी घूम ही रहे हैं, तो आरजेडी इस बात को समझ रही है कि भाई ये कांग्रेस और ओवैसी ये दोनों मिलके मुस्लिम वोट को तो जरूर खंड वंड कर देंगे। वो दोनों वोट जो है जिस पर हम दावा करते हैं कि वो वोट मिलते ही हम 32% पर पहुंच जाते हैं, 18% का खेल तो ये बिगाड़ देंगे। 14% इनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन 18% का खेल कांग्रेस और ओवैसी बिगाड़ देंगे। इसलिए आरजेडी नहीं चाहेगी। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी को बनना है और लालू प्रसाद जी को बनाना है, कांग्रेस को तो कुछ बनना नहीं है। तो भाई साथ लड़िएगा, सम्मानजनक सीटें दीजिएगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस आपके साथ रहेगी। आप उनको अपमानित कीजिएगा तो फिर कांग्रेस सोचेगी कि हाँ ठीक है, कहीं हम और कर लें। क्या मान लिया जाए कि 20 ही का क्यों भाई, 15 में भी तो 40 सीट मिली थी कांग्रेस को, 27 सीटें जीत गई थी कांग्रेस। वो कांग्रेस को भी तो देखिए, 15 और 20 में ही आ गए, ठीक है 19 पर, लेकिन 15 में 40 में 27 भी तो कांग्रेस लाई थी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस को बहुत ये दरकिनार करके नहीं चलेंगे, कांग्रेस को एक सम्मानजनक तरीके से साधेंगे। अब कांग्रेस कितने पर कॉम्प्रोमाइज करती है ये देखने वाली बात है। कांग्रेस कितने पे कंप्रोमाइज करती है ये देखने वाली बात है, आप ऐसा कह रहे हैं। पर राम बंदोबस्त जी, बीजेपी कितने पे कंप्रोमाइज करेगी दिल्ली जीतने के बाद, जरा ये भी बता दीजिए। बीजेपी अब कंप्रोमाइजिंग मोड में रहेगी या नीतीश जी के गिने चुने दिन हैं? देखिए, नीतीश कुमार की जो ताकत है वो उस ताकत का मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली चुनाव पे का कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार की क्या ताकत है। लालू यादव बिहार की राजनीति को अगरी बनाम पिछड़ी की राजनीति में बदल सकते हैं, इसका बीजेपी के लिए काट है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अगर नीतीश कुमार एनडीए से हट जाते हैं, वो अलग भी कर जाते हैं, महागठबंधन में न जाएं, वो अलग ही जाएं, तो भी लालू यादव इतने माहिर हैं कि बिहार की का जो पूरा चुनावी परिदृश्य है वो अगरी बनाम पिछड़ी की राजनीति में बदल जाएगी। ऐसे में बीजेपी के पास कोई उपाय नहीं है लड़ाई लड़ने का। और दूसरा बात यह है कि नीतीश कुमार की जो दूसरी खासियत है कि उनके लिए विकल्प हमेशा खुले हैं। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि एनडीए में रह के ही मुख्यमंत्री बने हैं। भले ही आज तेजस्वी यादव ने कहा कि दरवाजे बंद हैं, तो ये दरवाजे चुनाव के पहले बंद हैं, चुनाव के बाद भी बंद रहेंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नरेंद्र मोदी से ज्यादा कौन जान सकता है कि कभी अमित शाह ने भी दरवाजे बंद किए थे और वो नरेंद्र मोदी ने दरवाजे खोल दिए। आप ये देख लीजिए कि दिल्ली परिणाम आने के बाद जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। वो चाहते तो नीतीश कुमार का नाम न लेकर के भी भाषण दे सकते थे। नीतीश कुमार को बोलने का नीतीश कुमार का नाम लिया जब रामलला आए थे 22 जनवरी को अयोध्या में, उसके तुरंत बाद यहाँ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और ऑपरेशन नीतीश कुमार किया गया। तो नीतीश कुमार की खासियत है। और नीतीश, जब तक लालू यादव राजनीति में रहेंगे, बीजेपी की जो चुनावी जमीन है वो बढ़ नहीं पाएगी। लालू यादव जब तक राजनीतिक रूप से संन्यास नहीं ले लेंगे, राजनीति में रहेंगे, तब तक नीतीश कुमार की प्रासंगिकता, उनका महत्व बना ही रहेगा। और उसका कोई, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली चुनाव परिणाम का कोई फर्क पड़ा है एनडीए पे। हाँ, नीतीश कुमार की जो अपनी जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो कुछ नेता हैं जो बीजेपी की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ नेता हैं जो आरजेडी की ओर जाते हैं, तो जो बीजेपी के प्रभाव वाले नेता हैं उनकी कुछ उछल कूद या चहलकदमी बढ़ सकती है। तो नीतीश कुमार के लिए एक ही चुनौती है कि वो अपने पार्टी को बिखरने से रोके, अपनी पार्टी के नेताओं को कैसे एकजुट रखें। इस चुनौती को अगर नीतीश कुमार, जो भी खबर आ रही है कि उनके बेटे राजनीति में आने वाले हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के राह में कोई चुनौतियां हैं। चलिए, तो आपको नहीं लगता नीतीश कुमार की राह में कोई चुनौतियां हैं, लेकिन आरजेडी के राह में अब नई चुनौतियां हैं। कांग्रेस अब दिल्ली वाले रास्ते पर चल सकती है। कांग्रेस अब बहुत ज़्यादा झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस अपने खोई हुई ज़मीन के तलाश में आगे बढ़ गई है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ऐसा बोल्ड स्टेप बिहार में उठा सकती है?
श्याम किशोर चौबे जी, रामबंधु वत्स जी, डॉक्टर संजय कुमार बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।